देखिए दोस्तों, बिना पूरी वीडियो देखने पे हमें पता नहीं लगेगा कि वीडियो में लेक्चर जो है जैसा समझा रहे हैं वो कैसा समझाया जा रहा है। हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखना है। अगर कुछ थोड़ा बहुत समझ में आपके आता है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हम बात करेंगे लेवल फर्स्ट की मैथ की, बिल्कुल जीरो लेवल से बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बच्चों के सवाल जवाब थे कि सर जीरो लेवल से मैथ जो है वो हमें करनी है लेवल फर्स्ट की मैथ की। तो हम बात करेंगे जीरो लेवल से, 0 से 100 तक चलने वाले हैं दोस्तों। हर टॉपिक में हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन की बात करेंगे जीरो लेवल के, और उसके बाद हम थोड़ा सा इजी लेवल से हार्ड लेवल की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर सिस्टम की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम जो आपका फ़ोन है उसको लैंडस्केप मोड में कर लीजिए और जो पेन है और कॉपी अपने पास रखिए, नोट्स बनाकर रखने आपको। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको संख्या पद्धति में क्या क्या जो हमारा जो पॉइंट है वो रहेगा। संख्या पद्धति में हमें सीखना है संख्या के बारे में सीखनी है बातें। जो संख्या जो है वो कैसे बनती है, 2 अंकों की संख्या होती है दोस्तों। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, जैसे 2 अंकों की संख्या होती है, 3 अंकों की संख्या होती है, वो कैसे बनती है। सबसे पहले इसका मैं बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, अपने 96 है, 96 है, इसको अपने संख्या मान रहे हैं, 2 अंकों की संख्या है ये। यहाँ पे इसमें जो 6 है वो इकाई का अंक है दोस्तों। इसमें 6 जो है वो क्या है, इकाई का अंक है। और 9 जो है वो क्या है, दहाई का अंक है। 9 क्या है दोस्तों, दहाई का अंक है। तो यहाँ पे ये जो बातें हैं, जैसे इकाई है, इकाई के बाद में दहाई है, दहाई के बाद में सैकड़ा है, और सैकड़े के बाद में हजार है, हजार के बाद में 10,000 है, 10,000 के बाद में 1 लाख है, 1 लाख के बाद में 10 लाख है, और 10 लाख के बाद में 1 करोड़ है। यानी कि जो हमारा रेट का लेवल फर्स्ट का जो सिलेबस है मैथ है, उसके अंदर 1 करोड़ तक की वास्तविक संख्याएं हमें दी गई है। जो 1 करोड़ तक की वास्तविक संख्याएं हैं वो हमें दी गई है। ये सिलेबस में हमारा रहेगा 1 करोड़ तक की वास्तविक संख्या। तो क्वेश्चन है वो किसी भी प्रकार से आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर। आजकल एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है कि क्वेश्चन जो है वो बाहर से पुट कर देते हैं, डाल देते हैं एग्जाम में, और क्वेश्चन जो है वो बच्चे को पता ही नहीं चलता है क्वेश्चन कहाँ से आया है, और हालांकि वो क्वेश्चन होता ही इसी के अंदर है। तो 1 करोड़ तक की जो वास्तविक संख्या है उसमें से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है। संख्या पद्धति पूरा का पूरा टॉपिक हमारे पास है, हम उसको करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो इकाई होता है, इकाई का मतलब होता है किसी संख्या से 1 का गुना करते हैं तो इकाई होता है उसका। किसी संख्या का 10 से गुना करेंगे तो दहाई होगा, सैकड़े से गुना करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। कितनी जीरो आएगी सैकड़े में, 2 जीरो आएगी। हजार में कितनी जीरो आएगी, 3 जीरो। 10,000 में कितनी जीरो आएगी, 4 जीरो। 1 लाख में कितनी जीरो आएगी, 5 जीरो आएगी। 1 लाख में कितनी जीरो आएगी, 5 जीरो आएगी। और 10 लाख में कितनी जीरो आएगी, देखिए दोस्तों, 10 लाख में 6 जीरो आएगी। और 1 करोड़ में आ जाएगी 7 जीरो। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो 1 करोड़ है उसके अंदर 7 जीरो आएगी। 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है, 7 जीरो होती है। 1 लाख में कितनी जीरो होती है, 5 जीरो होती है। हजार में कितनी जीरो होती है, 3। और उसके अलावा आपको ये मालूम है। तो ये मैंने आपको बताया 96 जो है वो 96 कैसे बना है। 9 का 10 से गुना किया, 9 का 10 से गुना किया, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, 9 का 10 से गुना किया 90। उसके अलावा 6 है, उसका 1 से गुना किया 6, तो 90 और 6 का जोड़ कर दिया 96। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 6 जो है वो इकाई के स्थान पर है, तो 6 यहाँ इकाई के स्थान पर है, और जो 9 है वो दहाई के स्थान पर है। तो 9 का 90 बना है, इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ 9 का 90 है ये क्या है, दहाई है। यानी 9 का जो 90 है वो स्थानीय मान है। यहाँ 2 प्रकार से मान है, स्थानीय मान और जातीय मान। ये जीरो लेवल की बातें हैं दोस्तों, आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी। स्थानीय मान और जातीय मान, इसकी भी बात करने वाले हम। स्थानीय मान जो स्थान का मान होता है उसको स्थानीय मान बोलेंगे। जातीय मान यानी फेस वैल्यू हम बात करेंगे उसकी। जो जाति यानी कि जो सामने जैसा दिखाई दे रहा है वो जातीय मान होता है। जैसे यहाँ 96 में 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा, 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा। स्थानीय मान की बात करें तो 9 का स्थानीय मान हो जाएगा, 9 के आगे जितने अंक है, 9 के आगे जितने अंक है उतनी जीरो लग जाएगी। 9 के आगे 1 अंक है तो 90 9 का स्थानीय मान हो गया, और 6 का स्थानीय मान 6 ही रहेगा। तो ये बातें आपको सीखनी है, अच्छे से सीखनी है। मैं आपको बता देता हूं, संख्या जो पद्धति है, नंबर सिस्टम है, उसके अंदर 1 से 1 करोड़ तक की संख्याएं आपको अच्छे से सीखनी है। सबसे पहले हम उन संख्याओं की बात कर लेते हैं जो संख्याएं हमें सबसे पहले याद रखनी है। तो सबसे पहली जो संख्या है आपके सामने वो आती है, सबसे पहले संख्या आती है प्राकृत संख्या। आमतौर पे हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की। तो प्राकृत संख्या जो है वो होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या जो है उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या होती है एक से स्टार्ट। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी दोस्तों? एक से स्टार्ट होगी। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं, प्राकृत संख्या जो होती है वो एक से 2, 3, 4 ऐसे चलती रहेगी और लास्ट में कहां तक जाएगी? n तक जाएगी। ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। प्राकृत संख्या का उदाहरण मैंने आपको बताया है। अब प्राकृत संख्याओं की बात करें तो प्राकृत संख्याओं में जो कथन है, जैसे मैं यहां बात करूं आपसे कि प्राकृत संख्या में अगर प्राकृत संख्या जोड़ दी जाए तो हमेशा मान क्या आएगा? प्राकृत संख्या ही आएगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि प्राकृत संख्या जो है उस प्राकृत संख्या का गुणा प्राकृत संख्या से कर दिया जाए तो हमेशा क्या आएगा? प्राकृत संख्या ही आएगा। प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या से गुणा कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई प्राकृत संख्या उठा रहा हूं मैं, 2 + 4 जोड़ा मैंने तो क्या आ रहा है? प्राकृत संख्या आ रहा है। हमेशा प्राकृत संख्या ही आएगी। प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या में जोड़ हमेशा प्राकृत संख्या ही आने वाली है। प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या से गुना हमेशा प्राकृत संख्या ही आएगी। जैसे 2 और 4 का गुना 8 है। कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, 3 × 7 करूं मैं 21 आएगा, ये प्राकृत संख्या है। तो जोड़ और योग, जोड़ और गुना, योग और गुना जो है उसके लिए जो प्राकृत संख्या है वो क्या होगी? संवर्त होगी। संवर्त होगी। संवर्त का मतलब है क्लोज्ड, यानी कि अगर आप दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ करते हैं तो हमेशा उत्तर प्राकृत संख्या ही आने वाली है। दो प्राकृत संख्याओं का गुना करते हैं तो हमेशा प्राकृत संख्या ही आने वाली है। अब बात करूं प्राकृत संख्या में से अगर प्राकृत संख्या माइनस करते हैं तो प्राकृत संख्या भी आ सकती है और प्राकृत संख्या नहीं भी आ सकती, दोनों ही कहानी है। जैसे मैं बात करूं 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, क्या ये प्राकृत संख्या है? बिल्कुल है। 2 में से 2 माइनस करूंगा 0 आएगा, तो क्या 0 प्राकृत संख्या है? नहीं है सर, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहां पे आपको देखना है कि प्राकृत संख्या में से प्राकृत संख्या माइनस करेंगे तो यहां हमेशा प्राकृत संख्या नहीं आने वाला है। प्राकृत संख्या आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसी प्रकार प्राकृत संख्या में जब प्राकृत संख्या का भाग करते हैं तो प्राकृत संख्या भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों ही कहानी है। जैसे अगर 2 में 2 का भाग करते हैं तो 1 आता है, प्राकृत संख्या आ गई। 4 में 2 का भाग किया तो 2 आ गया, प्राकृत संख्या आ गई। लेकिन जब 2 में 3 का भाग करेंगे तो क्या प्राकृत संख्या आएगी? नहीं आएगी। यहां तो सर पॉइंटों में मान आएगा, दशमलव में मान आएगा, दशमलव में आएगा, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है तो यहाँ पे प्राकृत संख्या किस किस के लिए संवर्त होती है? योग और गुना के लिए संवर्त होती है। जो प्राकृत संख्या है वो किसके लिए संवर्त होती है? योग व गुना के लिए संवर्त होती है। योग व गुना के लिए क्लोज्ड होती है। क्लोज जिसको हम बोलते हैं संवर्त, संवर्त होती है। तो इस तरह से मैंने आपको अच्छे से बात बताई है प्राकृत संख्या की, नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर में कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूं, जो कुछ बातें और सीखने वाली है। उसमें क्या बातें रहने वाली है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यहां पे जो प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 है। 1 से पहले यहां क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या के पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या के पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और इससे पूर्ववर्ती का मतलब है इससे पहले। क्या इससे पहले कोई प्राकृत संख्या है? बिल्कुल सर नहीं है। 1 से पहले 0 है और 0 किस में आता है? पूर्ण संख्या में आता है। 0 किस में आता है सर? पूर्ण संख्या में आता है, प्राकृत संख्या में नहीं आता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, 1 से पहले कोई प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या के पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या कौन सी है? कोई नहीं है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 है। तो इस प्रकार से आपकी ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में आपने सीखा, जो प्राकृत संख्या में मैंने आपको बताया है अच्छे से समझ लीजिए, जो आपको अच्छे से समझा दिया है मैंने। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। हम किसकी बात करेंगे? पूर्ण संख्या की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने पूर्ण संख्या की। वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, नोट्स बनाने हैं। जो कुछ बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें रिप्लाई कर सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, उसका डाउट मैं आपको बता दूंगा। हम बात करते हैं उसके बाद में पूर्ण संख्या की।
देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में n तक। अनंत नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ n आएगा। n का मतलब है लास्ट में कोई भी पद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पूर्ण संख्याएं होल नंबर है, वो 0 से स्टार्ट होगी। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या फर्क है? सिर्फ इतना ही फर्क है कि प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है और पूर्ण संख्या में हमेशा 0 शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे पूर्ण संख्याएं जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं जो है उनमें से, जैसे सभी पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, अगर मैं इनमें से प्राकृत संख्या घटा दूं, 0 को छोड़कर बाकी सारी घटा दूं, यहां भी 4 के आगे संख्या बढ़ रही है, यहां भी 4 के आगे संख्या बढ़ रही है, यहां पे अगर मैं प्राकृत संख्या में से पूर्ण संख्या घटा देता हूं तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 0 बचेगा। सभी प्राकृत संख्याओं में से पूर्ण संख्या मैंने घटा दी है तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो यहां पे नंबर 1 बात आपको नोट करने वाली है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या में से प्राकृत संख्या सभी की सभी मैं माइनस कर दूं तो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या कट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 0 हमारे पास बचेगा। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर 1 होता है। दूसरी बात यह है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर, दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं। अब दो क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है सीक्वेंस, यानी कि क्रमागत, क्रम से। जैसे दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं कौन सी है? 0 से लेकर मैं बात करूं, यहां पे आप कोई भी क्रमागत संख्या उठा लो, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं, जैसे 2 और 3 को उठाया, क्या 2 और 3 पूर्ण संख्या नहीं है? बिल्कुल है। 2 और 3 का अंतर क्या होगा? 2 और 3 का अंतर 1 होगा। क्रमागत जो भी संख्या होगी उनका अंतर हमेशा और हमेशा क्या आएगा दोस्तों? 1 ही आएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने बन जाएगा, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। दूसरा, आगे वाली क्वेश्चन की हम बात करें, जो आगे वाला जो हमारा थ्योरी, हमारी पॉइंट जो हमारा है उसकी हम बात करें, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होती है? बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होती है? कितनी पूर्ण संख्याएं होती है? तो आप बता सकते हैं दो क्रमागत प्राकृत पूर्ण संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होती है? तो यहां आप बता सकते हैं दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच में 0 पूर्ण संख्या होती है। जैसे मैं यहां एग्जांपल दे देता हूं, 2 व 3 के बीच में कौन सी पूर्ण संख्या आ रही है? नहीं है। अगर सीधी संख्या पूछता, 2 और 3 के बीच में सीधी संख्या पूछता तो यहां कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, ये सारी की सारी संख्याएं हैं। लेकिन क्या ये संख्याएं पूर्ण संख्या है? नहीं है। दशमलव में है तो पूर्ण संख्याएं नहीं है, इसलिए 2 व 3 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है। कोई भी क्रमागत पूर्ण संख्या जो है उनके बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होती है? तो इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। 0 पूर्ण संख्याएं होती है। इसके बाद में बात करूं सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो क्या होगी? 0 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी। इसके बाद में मैं बात करूं कि जो दो पूर्ण संख्याएं हैं, अगर उन दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए, पूर्ण प्लस पूर्ण जोड़ा जाए तो हमेशा पूर्ण संख्या आएगी। उसके बाद में अगर पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या से गुना किया जाए, पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या से गुना किया जाए तो हमेशा और हमेशा क्या आएगा? पूर्ण संख्या ही आने वाली है। ठीक है। अगर पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। जैसा कि प्राकृत संख्या में मैंने आपको बताया कि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या का भाग दें तो पूर्ण संख्या आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। दोनों ही कहानी है। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, कि यहां पे क्वेश्चन किस प्रकार से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन किस प्रकार से देखने को मिलेगा दोस्तों? क्वेश्चन यहां आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि पूर्ण संख्या योग के लिए संवर्त होती है, योग के लिए संवर्त होती है।
संवर्त क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ कोई घेरा बना दिया है, एक समुच्चय बनाया है और उसके अंदर मैंने रखी है पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये पूर्ण संख्याएं मैंने इस घेरे के अंदर रखी है। और अगर मैं बोलूं कि पूर्ण संख्या योग के लिए संवर्त होती है तो आप यहीं से कोई दो संख्याएं उठाएंगे। मैं कोई भी दो संख्या उठा रहा हूं, जैसे 3 और 4 को उठा रहा हूं, योग पूछा है तो 3 और 4 को जोड़िए 7 आ रहा है। 3 और 4 मैंने यहां से उठाया है तो जो उत्तर आया वो इसी के अंदर होना चाहिए। क्या 7 इसके अंदर है? बिल्कुल सर इसके अंदर है। तो ये पूर्ण संख्या है, वो योग के लिए संवर्त होती है। अगर आप 0 और 1 को जोड़ोगे तो हमेशा 1 आएगा, 1 इसके अंदर है। 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 इसके अंदर है। तो पूर्ण संख्या योग के लिए संवर्त होती है। अगली हम बात करने वाले हैं, जो अगला हमारा मुद्दा है, पॉइंट जो है वो पूर्ण संख्या गुना के लिए संवर्त होती है। गुना के लिए संवर्त होती है। जैसा मैंने आपको समझाया है कि योग के लिए संवर्त होती है, वैसा का वैसा आपको ये देखना है कि क्या गुना के लिए संवर्त होती है या नहीं होती। तो 2 और 3 का गुना किया, 2 3 6, कितना आया दोस्तों? 6 आया। 6 इसके अंदर है, बिल्कुल है हमारे सामने, 2 × 3 6। तो पूर्ण संख्या गुना के लिए संवर्त होती है। क्या पूर्ण संख्या घटाव के लिए या व्यवकलन के लिए संवर्त होती है? क्या पूर्ण संख्या घटाव के लिए संवर्त होती है? जी नहीं, संवर्त होती भी है और नहीं भी होती, दोनों ही है। योग और गुना के लिए तो हमेशा होती है, लेकिन घटाव के लिए यहां ये संवर्त होती भी है और नहीं भी होती, दोनों ही बात है। कैसे? एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 5 में से 4 माइनस किया, 1 आ गया। देखिए 5 पूर्ण संख्या है, 4 पूर्ण संख्या है, क्या 1 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। 4 में से 5 माइनस किया, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस कर रहे हैं तो -1 आ रहा है। तो क्या -1 पूर्ण संख्या है? जी सर बिल्कुल नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है। तो घटाव के लिए एक बार में आ रही है, एक बार में नहीं आ रही है। इसका मतलब पूर्ण संख्या घटाव के लिए संवर्त होती भी है और नहीं भी होती। उसके बाद में बात करूं, पूर्ण संख्या भाग के लिए संवर्त होती है। पूर्ण संख्या भाग के लिए संवर्त होती है या नहीं होती? तो सर आप बोलोगे सर दोनों ही होती है। नहीं भी होती और होती भी है, दोनों ही काम है। कैसे? 4 में 4 का भाग दिया, दोनों ही पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है और 4 भी पूर्ण संख्या है। उत्तर क्या आ गया? 1 आ गया। भाग के लिए संवर्त हो रही है यहाँ पे। अगर नहीं हो रही है, उसमें किस कंडीशन में नहीं हो रही? 3 में 4 का भाग दिया, कितना आया? क्या पूर्ण संख्या आएगी? 075 आएगा। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए भाग के लिए संवर्त नहीं होती है। तो मैंने आपको पूर्ण संख्या के बारे में अच्छे से समझाया कि पूर्ण संख्या जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सभी पूर्ण संख्याएं हैं, अगर उनमें से सभी प्राकृत संख्या मैं घटा दूं तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या होगा कि जो 0 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा दोस्तों? 0 बचेगा। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे कि पूर्ण संख्याएं जो है वो क्रमागत पूर्ण संख्याओं को अगर हम लें तो उनके बीच में पूर्ण संख्याएं कितनी होती है? तो 0 पूर्ण संख्याएं होती है। उसके अलावा हम बात करते हैं इसके बाद में पूर्णांक के बारे में। सबसे पहले मैंने बात की प्राकृत संख्या के बारे में, अब हम बात करेंगे, इससे पहले बात की प्राकृत संख्या, उसके बाद में पूर्ण संख्या, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं पूर्णांक के बारे में। दोस्तों जो पूर्णांक है हमारा, पूर्णांक की हम बात करें तो जो इंटीजर है, जैसे माइनस वाली संख्या, पूर्णांक 2 प्रकार के, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक का मतलब है माइनस वाली संख्या और धनात्मक का मतलब है प्लस वाली संख्या। तो यहां पे अगर मैं कोई संख्या रेखा बनाऊं, संख्या रेखा है 0 बीच में बिल्कुल और 0 से इधर, ये जो संख्या रेखा बना रहा हूं, 0 के आगे वाली संख्या प्लस वाली होगी और 0 के पीछे वाली संख्या माइनस वाली होगी। 0 से पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी? माइनस वाली हो जाएगी। -1, -2, -3, -4, -5। तो ये पूर्णांक है, 0 से पहले ऋणात्मक है, 0 के बाद में धनात्मक है। तो यहां पे मैं बात करूं कि सर 0 क्या है, ऋणात्मक है या धनात्मक है? सर 0 कुछ भी नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है और धनात्मक भी नहीं है। आप ऐसे भी बोल सकते हो सर 0 ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है, कुछ भी है, 0 एक न्यूट्रल है। यहां पे हम बात करें कि 0 से पीछे की जो संख्या है वो धनात्मक ऋणात्मक होती है, यानी कि ऋणात्मक जो मान होता है वो 0 से हमेशा छोटा होता है, धनात्मक मान जो है वो 0 से हमेशा बड़ा होता है।
यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं ये लिख रहा हूं कि जो पूर्णांक है वो कौन कौन से होते हैं। जो पूर्णांक है वो एग्जाम्पल अगर बात करें तो -3 क्या पूर्णांक है? बिल्कुल है सर। -50 पूर्णांक है? बिल्कुल है। -40 पूर्णांक है? बिल्कुल है। -3 पूर्णांक, -2 पूर्णांक है? बिल्कुल है। 4 पूर्णांक है? जी सर बिल्कुल है। 50 पूर्णांक है। 100 पूर्णांक है। अब कौन कौन से पूर्णांक है? जो माइनस है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ निम्न में से कौन कौन से ऋणात्मक पूर्णांक है? तो माइनस वाली जो संख्या है वो सारी की सारी क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। और प्लस वाली संख्या जो है वो सारी की सारी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको ये देखना है कि जो माइनस वाली संख्या जो है कितनी भी बड़ी क्यों ना माइनस वाली संख्या हो। यहां माइनस का मैं 100 लिख रहा हूं, ये माइनस का 100 क्या 0 से बड़ा होगा? नहीं सर, माइनस वाली संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है, यानी 0 हमेशा बड़ा होता है किससे? माइनस वाली संख्या से। ऋणात्मक मान से हमेशा 0 क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये आपको अच्छे से नोट करना है। इसके बाद में मैं बात करूं, इसके बाद में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे कि -2 और 2 के बीच अंतर कितना है? 2 के बीच अंतर कितना है? -2 और 2 के बीच अंतर कितना है, ये बात करूं मैं यहां पे। तो देखिए दोस्तों, यहां -2 देखिए संख्या रेखा पर कहां पर है? संख्या रेखा पर -2 ये रहा। +2 की बात करूं तो ये रहा। अब 2 से आपको -2 तक जाना है तो कितने स्टेप चलेंगे आप? देखिए, एक स्टेप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथे स्टेप पर आप पहुंच जाएंगे। तो -2 और 2 के बीच अंतर कितना होगा? 4 का अंतर होगा। क्लियर है बात? 4 का अंतर होगा, सीधा आप जोड़ सकते हैं ये 2 और ये 2। -2 0 से इधर 2 हो गया और इधर प्लस का 2 हो गया, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो -2 और 2 के बीच अंतर कितना होगा? 4 का अंतर होगा। हमेशा क्या होगा? 4 का अंतर होगा। यहां पे हम बात करें, जैसे और क्वेश्चन आ जाए, -50 व 50 के बीच अंतर कितना है? -50 और 50 के बीच अंतर कितना है? तो ये 50 माइनस का उधर वाले 50 और इधर वाले 50 टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। तो -50 और 50 के बीच अंतर कितना है? 100 का अंतर है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं यहाँ पे कि ए और बी दोनों के बीच दूरी है वो 5 किलोमीटर की दूरी है, और बी और सी के बीच जो दूरी है वो 3 किलोमीटर की दूरी है। और आपसे क्या पूछा है? ए व सी के बीच की दूरी बताइए। तो ए व सी के बीच की दूरी आएगी टोटल 8 किलोमीटर। टोटल कितनी आएगी दोस्तों? 8 किलोमीटर आएगी। तो ये आपके सामने पूर्णांक मैंने आपको बताया है, और पूर्णांक पे क्वेश्चन किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे हम उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। उनकी बात करें, सबसे पहले जो क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, दो पूर्णांकों 60 व -60 व -30 का अंतर कितना होगा? -60 व -30 का अंतर कितना होगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 90, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है अनंत, और चौथा ऑप्शन है हमारे सामने 0। -60 और -30 का अंतर, जैसे एक संख्या रेखा है, 0 बनाया, 0 से माइनस वाली संख्या, जैसे यहां -30 है और यहां पे -60 है। तो देखिए 0 से -30 तक जाएंगे तो कितना चलना पड़ेगा? 30 चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा? बिल्कुल चलना पड़ेगा। इसके बाद में मैं बात करूं, -30 से -60 तक जाना है तो कितना चलना पड़ेगा? 30 चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा? बिल्कुल चलना पड़ेगा। तो अगर 0 से -60 तक जाएंगे तो टोटल कितना चलना पड़ेगा? 60 चलना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए 0 व -60 के बीच अंतर कितना है, तो 60 का अंतर है दोस्तों। अगर मैं बात करूं 0 व -30 में अंतर कितना है, तो 30 का अंतर है। अगर मैं बात करूं -30 व -60 के बीच अंतर कितना है, तो सर बताइए अंतर कितना है? 30 का अंतर है। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे जो हमारी संख्या है वो हमारी संख्या रहेगी, पूर्णांक के बाद में हम बात करें तो उसके बाद में है सम संख्या। संख्या जो है वो सम संख्या कौन सी है? हम सीधे बात कर रहे हैं संख्याओं के बारे में, कोई प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं। संख्याएं कौन कौन सी होती है? सबसे पहले मैं बात करूं
यहाँ पे प्राकृत संख्या की, तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर शुरू होती है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ प्राकृत संख्या के बाद में पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या मैंने आपको बता दिया। जो पूर्ण संख्या होती है वो कौन सी होती है? पूर्ण संख्या 0 से लेकर स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या के बाद में मैंने आपको बताया पूर्णांक के बारे में, तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों ही यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पूर्णांक में। इसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चन बताए हैं। अब हम बात करने वाले हैं सम संख्या की, यानी सम संख्या जो है वो इवन नंबर जिसको हम बोलते हैं, इवन और ओड नंबर। इवन नंबर की पहले बात करूं तो इवन नंबर का मतलब है जैसे जिस संख्या के अंत में 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये अंक आ जाए जिस संख्या के अंत में, जैसे यहां संख्या लिख रहा हूं 10, तो ये सम संख्या है। 12 है, ये सम संख्या है। 24 है, ये सम संख्या है। 36 है, ये सम संख्या है। 28 है, ये सम संख्या है। तो जिन संख्याओं के अंत में ये अंक आ जाए 0, 2, 4, 6, 8, या दूसरी भाषा में मैं बोलूं कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, उस संख्या को हम बोलेंगे इवन नंबर। उस संख्या को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। अब बात करता हूं मैं विषम संख्या की। विषम संख्या यानी ओड नंबर। विषम संख्या मीन्स ओड नंबर। यहां मैं बात कर रहा हूं ओड नंबर की, यानी विषम संख्या की बात कर रहा हूं, जिनके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9। ये अंक जिस संख्या के लास्ट में लगा हुआ है उसको मैं बोलूंगा विषम संख्या। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 जिसके लास्ट में लगा हुआ है, या 2 का भाग जिसमें पूरा पूरा नहीं जाता है, उसको बोला जाता है विषम संख्या। उसको क्या बोला जाएगा? विषम संख्या बोला जाएगा। आगे मैं बात करता हूं उसके बाद में विषम संख्या के बाद में भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जिसको हम बोलते हैं डिविजिबल नंबर। डिविजिबल नंबर कौन से होते हैं? जिनमें खुद व एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग चला जाए। जिस संख्या में एक व खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए। किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए, उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल जो है वो इस प्रकार से हैं, जैसे भाज्य संख्या है, अगर मैं 4 की बात करूं तो क्या ये भाज्य संख्या है? सर बिल्कुल है। 4 भाज्य संख्या है। 4 भाज्य संख्या है। 6 भाज्य संख्या है। उसके बाद में मैं बात करूं 8 भाज्य संख्या है। 9 भाज्य संख्या है। 10 भाज्य संख्या है। 12, 14, 15, 16, 18, 20, ये सारी की सारी ऐसी संख्याएं जो जिनमें खुद को छोड़कर, एक को छोड़कर, क्योंकि एक का भाग तो किसी भी संख्या में जाने वाला है, और उसके अलावा अगर 4 में 2 का भाग जा रहा है, 4 को छोड़कर 2 का भाग जा रहा है तो भाज्य संख्या है। 6 में 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है तो भाज्य संख्या है। 8 में 2 का जा रहा है, भाज्य संख्या है। 9 में 3 का जा रहा है, भाज्य संख्या है। यानी खुद को छोड़कर, जैसे मैं एक संख्या आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि 9 है, उस 9 में 1 और 9 का भाग तो जाएगा। किसी भी संख्या को ले लो, खुद का और 1 का तो भाग अवश्य जाएगा। इनके अलावा किसी भी संख्या का अगर भाग जाता है तो वह क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। उसको हम डिविजिबल नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्याएं आपको बताई मैंने, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। इसके बाद में हम जिक्र करते हैं अभाज्य संख्या की। चलिए दोस्तों हम बात करें अभाज्य संख्या की। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? यहां बात करूं मैं अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिस संख्या में एक व खुद को छोड़कर, एक व खुद को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग न जाए। खुद को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग न जाए, वो सारी की सारी कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। दोस्तों आपको बताया मैंने भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एक व खुद को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग जाए, वो सारी की सारी क्या होती है? भाग न जाए, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ 2 है। इसका अच्छे से नोट कर लेना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। इसके बाद में अभाज्य संख्या है 3, 3 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं 51 नहीं होगा, 53, 53 के बाद लिख रहा हूँ 59, 59 के बाद लिख रहा हूँ 61, 61 के बाद लिख रहा हूँ 67, 67 के बाद लिख देंगे 71, 71 के बाद में लिख देंगे 73, 73 के बाद में 79, 79, 79 के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे 83, 83 के बाद में 87 तो हो ही जाएगा, 89, 89, 89 के बाद में 93 हो जाएगा, 97, 97। तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। कहां से कहां तक? 1 से 100 तक। कितनी होगी देखिए दोस्तों, गिनना है हमें, काउंट करना है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 से 100 तक। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है 1 से 100 तक बताइए अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 1 से 100 तक होती है दोस्तों 25। 1 से 100 तक टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 25 होती है। इसके बाद में मैं जिक्र करूं कि टोटल मैं यहां पे संख्या लिख रहा हूं कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। 1 से 25 तक, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 1 से 25 तक संख्याएं होती है अभाज्य 9। 1 से 25 के बाद में लिख रहा हूं 1 से 50। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 1 से 50 होती है 15। 1 से 75 लिख देता हूं। 1 से 75 तक टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 1 से 75 तक हो जाएगी 21। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या हो जाएगी 25। इसके बाद में यहां पे मैं बात करूं, देखिए दोस्तों, कि अगर मैं आपसे पूछूं सीधा 25 से 50 तक, 25 से 50 तक, देखिए 25 से 50 का मतलब है, पहले देखिए 1 से 25 कितनी है? 1 से 25 है 9। 25 से 50 में क्या 1 से 25 वाली संख्या आएगी? नहीं आएगी। 1 से 25 वाली नहीं आएगी तो 9 माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? 15 में से। 1 से 50 वाले में से हम 1 से 25 माइनस कर देंगे। 15 में से 9 गया 6। तो 25 से 50 हो जाएगी, यहाँ पे 6 अभाज्य संख्याएं होती है। 50 से 75 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 50 से 75। तो 1 से 75 तक, 1 से 75 तक होती है यहाँ पे, 1 से 75 तक कितनी होती है? 21 होती है। तो 21 में से हम माइनस कर देंगे। 21 में से क्या माइनस करेंगे? 50 से 75 तक पूछा है, 1 से 50 वाली माइनस कर देंगे। 21 में से 15 माइनस कर देंगे। 21 में से 15 माइनस किया, क्या रह जाएगा? 6 रह जाएगा। यानी 1 से 75 में से यहां 1 से 50 वाली माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 50 से 75 बच जाएगा। तो 21 में से 15 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया अभाज्य संख्याएं जो है इनका 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं अच्छे से आपको याद करनी है। 1 से 100 तक जैसे ही आप अच्छे से अभाज्य संख्याएं याद कर लोगे तो इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। जो बड़ी संख्या है, कैसे चेक करें कि बड़ी संख्या कोई भी है वो अभाज्य संख्या होती है या नहीं होती है, उसकी हम बात करेंगे। देखिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो अभाज्य संख्या है वो कैसे जांच करें कि अभाज्य संख्या होती है या नहीं होती है। इससे पहले आपको 1 से 50 तक वर्ग याद करना है। अच्छे से आपको 1 से 50 तक स्केयर याद करनी है। उसके बाद में ही आप अच्छे से सीख पाओगे यहाँ पे कि जो कौन कौन सी है वो अभाज्य संख्या होती है, कौन कौन सी नहीं होती है। जैसे 2 की स्केयर 4 होती है, 3 की स्केयर 9, 4 की स्केयर 16, 5 की स्केयर 25, 6 की स्केयर 36, 7 की स्केयर 49। मैं कुछ यहाँ लिख रहा हूँ ताकि अपना क्वेश्चन थोड़ा है वो इजी हो जाए। 9 की स्केयर 81 और 10 की स्केयर 100, 11 की स्केयर 121, 12 की स्केयर 144,
13 की स्क्वायर 169, 14 की स्क्वायर 196। तो कुछ मैंने यहाँ पे संख्या लिखी है, जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लिख रहा हूं 197, 197 नहीं लेते अपने, लेते हैं 171, 171 लिया मैंने। और आपको बताना है कि ये संख्या अभाज्य है या भाज्य है। देखिए दोस्तों, आप इसको क्या बता सकते हैं सीधा देखकर? बिल्कुल नहीं बता सकते, लेकिन अगर कुछ कंडीशन आपको पता हो तो आप देख के भी बता सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है हमें। देख के आप बता सकते हो इसमें 9 का भाग जा रहा है या 3 का जा रहा है, किसी का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये अभाज्य है या भाज्य है। तो कैसे जांच करना है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। 171 से ठीक बड़ी, पहला स्टेप क्या है, 171 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 171 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो यहां देखिए, आपको अगर वर्ग याद है तो 171 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 196 है। 169 को नहीं लेंगे क्योंकि ये छोटी है इससे। ठीक बड़ी कौन सी है? 196 है। यहां देखना है कि ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 196 है। 196 किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। अब आपको देखना है 14 को टारगेट में लेना है। 14 से ठीक छोटी, 14 से ठीक छोटी यहां अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है वो आपको देखनी है। 14 से ठीक छोटी है 13, 11, 7, 5, 3 और 2। ये अभाज्य संख्याएं हैं, 14 से ठीक छोटी है। इनका भाग अगर उस संख्या में चला जाएगा, इनका भाग अगर 171 में चला गया तो ये भाज्य है। अगर किसी भी संख्या का, इनमें से सिर्फ 6 संख्याएं आपके सामने हैं, इनमें से किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाने वाला, ये गारंटी है। तो 171 हमने देखा, 171 जो है वो भाज्य है या अभाज्य है। तो हमें सबसे पहला काम करना है कि 171 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो 171 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे 196 मिली हमें। 196 किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है। 14 से छोटी जो है वो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 और 2 है। तो इनका हमें क्या करना है? भाग करके देखना है। तो 171 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा सर, क्योंकि सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। 3 का देखते हैं, 3 का रूल क्या होता है? संख्या के अंकों का जोड़, संख्या के अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ कितना है? 9 है। अगर इस 9 में 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 171 में 3 का भाग सर पूरा पूरा जाएगा। 3 का जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? 171 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसी प्रकार से मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 323 है, 161 है। आपको कॉपी पे करके देखना है, वीडियो को रोककर आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ये मैंने कुछ संख्या लिखी है, आपको चेक करना है कौन सी भाज्य है कौन सी अभाज्य है, अच्छे से आपको बताना है। मैंने आपको बता दिया, जो संख्या दी हुई है उससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। अगर उससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिल जाएगी तो उससे जिसकी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उससे छोटी अभाज्य संख्या आप देख लो, उनसे अगर भाग जाएगा तो वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की थी अभी अभाज्य संख्याओं के बारे में बात की थी कि जैसे कोई भी संख्या उसको अपने चेक कैसे करें कि अभाज्य संख्याएं है या नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इससे पहले मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। 201 है, इसको हम चेक करें कि सर ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, कैसे चेक करना है। तो हमें सबसे पहले 1 से 50 तक तो वर्ग अच्छे से याद करनी है दोस्तों। 1 से 50 तक अच्छे से आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। अब हम देखिए, पहला जो स्टेप है हमारा वो ये है कि 201 से ठीक बड़ी दी गई संख्या से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो 201 से ठीक बड़ी, देखिए दोस्तों यहां पे मैं बात करूं कि 15 की स्क्वायर, 14 की स्क्वायर 196 से छोटा हो जाएगा, और 15 की स्क्वायर अगर मैं देखूं तो 15 की जो स्क्वायर है, 15 का वर्ग है वो 225 होता है। एक्चुअल में जो 225 है ये 201 से ठीक बड़ी संख्या है। तो 225 है वो इससे ठीक बड़ी है। 225 किसकी स्क्वायर होती है? 15 की स्क्वायर होती है। तो आपको दूसरा स्टेप क्या करना है? 15 से छोटी जस्ट सारी की सारी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? नंबर 1 13, नंबर 2 11, नंबर 3 7, नंबर 4 5, नंबर 5 है अपने पास 3
और 2। तो ये अभाज्य संख्या हमारे पास है। इन अभाज्य संख्याओं का आपका भाग करके देखना है आपको कि क्या इनका भाग 201 में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर इनमें से किसी भी संख्या का भाग जाता है तो ये संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। अगर भाग नहीं जाता है तो अभाज्य होगी। सबसे पहले 201 में हम 200 का भाग देते हैं, सर नहीं जाएगा क्योंकि 201 क्या है, विषम संख्या है। हम बात करते हैं 201 में 3 का भाग देंगे। 201 में जब 3 का भाग देंगे तो अंकों का योग 3 आ रहा है, इसका मतलब भाग जा रहा है, या 3 छक्के 18 और 3 साते 21। देखिए आप पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब 201 में 3 का भाग जा रहा है। 3 एक 201 का गुणनखंड है, जो 3 है वो 201 का गुणनखंड है। इसका मतलब 201 क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 201 में 1 का भाग जाएगा, 201 में 201 का भाग जाएगा, इसके अलावा 201 में 3 का भाग जा रहा है। तो ये संख्या कौन सी है, भाज्य है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है कि कौन कौन सी संख्याएं भाज्य है, कौन कौन सी नहीं है। इस प्रकार से मैं आपको यहाँ लिख देता हूं, जैसे 902 है तो आप बताइएगा कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। इसके अलावा मैं बात करूं, जैसे एक संख्या है 441 है, ये भाज्य है या अभाज्य है। इसके अलावा मैं लिख दूं यहाँ 523, तो आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करना है, कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि ये संख्याएं भाज्य है या अभाज्य है। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। 525 है, ये भाज्य है या अभाज्य है। तो इस प्रकार से मैंने आपको संख्या दी है, आपको चेक करना है कि ये भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक संख्या और दे देता हूं मैं यहाँ पे 163, ये भी आपको चेक करनी है भाज्य है या अभाज्य है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं आगे, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है दोस्तों, हम इसकी बात कर लेते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। जो स्थानीय मान और जातीय मान है, यहां लिखता हूं मैं स्थानीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान का मतलब है प्लेस वैल्यू, और जातीय मान का मतलब है फेस वैल्यू। तो यहां पे आपको ये देखना है कि क्या स्थानीय मान होता है, क्या जातीय मान होता है। तो स्थानीय मान मैं यहाँ पे लैंग्वेज में बताऊं कि किसी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान होता है, वो उस अंक के स्थान पर निर्भर करता है। यानी किसी भी संख्या की बात करें हम, जैसे 8 7 6 5 4, इसको अगर मैं बोलूं कि इसको विस्तारित रूप में लिखिए तो कैसे लिखेंगे आप, विस्तारित रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। विस्तारित रूप आपको पता है कैसे होता है, जैसे 8 का है तो 8 के आगे कितने अंक है, 1 है 2 है 3 है 4 है। 8 के आगे कितने अंक है, 1 2 3 और 4। तो 8 के आगे 4 अंक है तो 4 जीरो आ जाएगी। विस्तारित रूप है, 8 के आगे 4 जीरो आ जाएगी 80,000। उसके बाद में प्लस 7 के आगे कितनी जीरो आएगी, 3 जीरो यानी 7,000। प्लस में फिर 6 के आगे कितनी जीरो आएगी, 6 के आगे 2 जीरो, फिर प्लस में 5 के आगे 1 जीरो और फिर प्लस में 4 आ जाएगा। तो ये जो पूरा विस्तारित रूप है मैंने आपको बताया है, ये विस्तारित रूप है, और इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या आने वाली है, 87,654 आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है, वो इस प्रकार से पूछेगा कि 8 का स्थानीय मान क्या है बताइए। तो 8 का स्थानीय मान आपसे पूछा, इसका मतलब ये है कि 8 कौन से स्थान पर बैठा है। 8 बैठा है बिल्कुल लास्ट में, यानी कि जो 8 है वो 10,000 के स्थान पर बैठा है। देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 के स्थान पर बैठा है। तो 8 के आगे 4 जीरो आ जाएगी, यानी 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 80,000। जैसे 6 का स्थानीय मान पूछे तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा, 6 के आगे कितने अंक है, 2 अंक है, तो 600 स्थानीय मान हो जाएगा। जातीय मान होता है उसका जो फेस है, समय जो है, जो जातीय मान होता है। जैसे किसी भी अंक का जातीय मान, इसी संख्या की बात करूं, इसके अंदर अगर 7 का जातीय मान पूछे तो 7 ही रहेगा। 7 का जातीय मान पूछेगा तो 7 ही रहने वाला है। 6 का जातीय मान पूछेगा तो 6 ही रहने वाला है। 4 का जातीय मान पूछेगा तो 4 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन बात क्या है, दोनों में कॉमन बात क्या है, किसी भी संख्या का इकाई जो अंक है, इकाई का अंक है उसका स्थानीय मान, इकाई का अंक है उसका स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा बराबर होता है। स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे यहां पे इसी संख्या की बात करूं कि 4 जो है, इस 4 का स्थानीय मान 4 ही है और 4 का जातीय मान भी 4 ही है।
तो किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक है उसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा बराबर ही रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई संख्या मैं आपको देता हूं, जैसे कोई संख्या यहां लिख रहा हूं, जैसे कोई संख्या होगी, अपने मान लेते हैं 4 अंकों की संख्या है 5832। 5832 का विस्तारित रूप बताइए। चलिए दोस्तों विस्तारित रूप लिखिए। 5832 का विस्तारित रूप क्या होगा? तो 5000 यानी कि 5000 पूरे 3 जीरो आ जाएगी। 832 है तो 832 का मतलब है 30 प्लस 2। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप, यानी कि वो अंक पे डिपेंड है, उसके बाद में कितने अंक है उतनी जीरो आ जाएगी। जैसे 5 के आगे 3 अंक है तो 5 के आगे 3 जीरो, 8 के आगे 2 अंक है तो 8 के आगे 2 जीरो। तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया, ये इसका विस्तारित रूप हो गया। अगर इसमें 8 का स्थानीय मान पूछे तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 800 होगा। 3 का स्थानीय मान पूछे तो 3 का स्थानीय मान 30 होगा। 2 का स्थानीय मान पूछे 2 होगा। यहाँ पे जातीय मान पूछेगा तो जातीय मान है वो 5 का 5 ही रहने वाला है, 8 का 8 ही रहने वाला है, 3 का 3 ही रहेगा और 2 का 2 ही रहने वाला है। तो ये स्थानीय मान और जातीय मान मैंने आपको बताया है। अब अपने बात करते हैं ऐसी संख्याएं जो दशमलव में दी गई हो, पॉइंटों वाली संख्याएं। जैसे मैं यहां बात करूं 58.321, ये एक संख्या मैंने यहां लिखी है। इस संख्या का विस्तारित रूप क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस संख्या का विस्तारित रूप क्या होने वाला है? देखिए यहां पे सबसे पहले 58 में जो 5 है उसका हम लिखेंगे 50, 8 है उसका 8 लिखेंगे। अब देखिए 8 के बाद में क्या आ रहा है? दशमलव आ रहा है। 8 के बाद में क्या आ रहा है? दशमलव आ रहा है। तो दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वो हमेशा बटे में होती है, यानी कि 3 जो है 3/10 होगा। यानी कि 3 कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। 3 कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है दशमलव के बाद में। तो 3/1 जीरो आ जाएगी, 10 आ जाएगा। 2 कौन से स्थान पर है? 2 जो है वो दूसरे स्थान पर है, तो प्लस में 2/100 आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगी। जो 1 है वो कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है, तो 3/3 जीरो आ जाएगी। ये यहाँ पे जो आपके सामने है ये सारा का सारा क्या है? विस्तारित रूप है। विस्तारित रूप का मतलब है सभी अंकों का स्थानीय मान मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। तो इस संख्या में अगर क्वेश्चन पूछे वो कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, बताइए 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों? 2 का स्थानीय मान होगा 2/100। आप बता सकते हैं 2 का स्थानीय मान। यहाँ पे 2 कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। दशमलव के बाद में जितने नंबर पर वो अंक होगा उतनी जीरो नीचे आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक संख्या दे रहा हूँ 4.817। तो इसमें बताइए 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 का स्थानीय मान देखिए पॉइंट के बाद में 7 है और कौन से नंबर पर है? 1, 2 और 3 तीसरे नंबर पर है। पॉइंट के बाद में 7 है वो तीसरे नंबर पर है, तो इसका मतलब 3 जीरो आ जाएगी। 7/1000, 7/1000, 7 बटा क्या आ जाएगा दोस्तों? 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 का स्थानीय मान आ गया 7/1000। अगर आपसे पूछे कि इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए तो कैसे लिखेंगे? 4 + 8 है, पहले स्थान पर है तो 8/10, 1 दूसरे स्थान पर है तो 1/100, 7 तीसरे स्थान पर है तो 7/1000। तो यहाँ पे ये आपके सामने हो गया क्वेश्चन। अब मैं आपको एक संख्या दे रहा हूँ, आप बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जैसे मैं यहाँ संख्या लिख रहा हूँ 7.054। चलिए बताइए इसके अंदर कि इसका विस्तारित रूप क्या होगा। जल्दी से बताइए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, प्रैक्टिस करिए कि जो इसका विस्तारित रूप है वो क्या होगा और आपने जो किया है जो मैं करवा रहा हूँ उसका क्या होगा। वीडियो रोककर आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं इसका हल करवा देता हूँ। यहाँ पे इसका विस्तारित रूप देखिए 7 का है, 7 ही रहेगा, प्लस में दशमलव के बाद में जो संख्या आएगी उनको उनके स्थान के हिसाब से उनके नीचे जीरो लगानी है। जैसे जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको अपने नहीं गिनेंगे। इसको पहले स्थान का मतलब है, पहले स्थान पर जीरो है तो पहला स्थान तो गया, पहला स्थान तो गया। इसके बाद में यहाँ पे मैं देखिए जीरो अगर पहले स्थान पर है 0/10 लिख रहा हूँ, 0/10 लिख रहा हूँ, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0/10 लिख रहा हूँ इसका मतलब जीरो ही है, 0/10 का मतलब जीरो ही है। 5 लिख रहा हूं तो 5 बटा क्या आएगा? बताइए दोस्तों 5 क्या आएगा? 5 कौन से स्थान पर है?
पहले और दूसरे स्थान पर है। 5 कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर, तो 5/100। 4 कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है, तो 4/1000। तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया। यहां पे अगर 4 का स्थानीय मान पूछे तो 4/1000, 5 का स्थानीय मान पूछे तो 5/100। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसके अंदर प्रैक्टिस का, ताकि आपको दिक्कत ना आए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे 110.234 ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से फास्टली कीजिए, वीडियो को रोककर जितना जल्दी हो सके मैं इसका सॉल्यूशन करवा देता हूं। इसका विस्तारित रूप देखिए। दशमलव से पहले जो है वो आपको पता है क्या होगा, एक कहां पर है? एक कहां पर है? एक के आगे कितने कितने अंक है? एक के आगे, एक के आगे है 2 अंक, तो 2 जीरो 100 हो गया। प्लस में इस एक के आगे कितने अंक है? 0, एक अंक है तो 10 हो गया। यहाँ 0 है, इस 0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ 0 लिखिए न लिखिए वो आपकी मर्जी है। दशमलव के बाद में यहाँ पे पहले स्थान पर है 2, पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है तो 1 अंक आएगा, पहले स्थान पर है तो 1 अंक आएगा, दूसरे स्थान पर है तो 2 अंक आएंगे, 3/100, और तीसरे स्थान पर है तो 3 अंक यानी कि 3 जीरो आएगी। तो ये इसका हो गया विस्तारित रूप। उम्मीद करता हूं आपको विस्तारित रूप है वो अच्छे से समझ में आया है। स्थानीय मान, जातीय मान भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दशमलव वाली संख्या है उसका स्थानीय मान कैसे लिखते हैं, और बिना दशमलव वाली संख्या है उसका स्थानीय मान कैसे लिखते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इकाई का जो अंक है वो कैसे निकालते हैं, हम बात करते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आ रही है। मैथ करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर आपको आ रहा है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करने वाले हैं इसके बाद में इकाई का अंक। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे देता हूँ 24 मल्टीप्लाई बाय 26। इसमें इकाई का अंक निकालना है तो क्या करेंगे आप? 24 का 26 से पूरा गुना करेंगे या सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक है उसका गुना करेंगे? डेफिनेटली हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है उसका गुना करने वाले हैं। इकाई का अंक 4 है, इधर 6 है, 4 छिके 24, यानी यहाँ इकाई का अंक लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा। तो इस प्रकार से जैसे मैं यहाँ एक संख्या लिख रहा हूँ 28 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई बाई 46 मल्टीप्लाई बाई 17। तो यहाँ बताइए इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ आप क्या करेंगे, इकाई का अंक है उनका गुना करेंगे, इकाई का अंक है उनका गुना करेंगे। इकाई का अंक है 8 और 2, 8 दूनी 16। इकाई का अंक क्या आया? 6, 6 का 6 से गुना 36, फिर क्या आ गया? 6, 6 का 7 से गुना 42, क्या आ गया? इकाई का अंक 2। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया है? 2 आ गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो आगे क्वेश्चन है हमारा, इस प्रकार से मैं बात करने वाला हूं कि जो इकाई का अंक है उसकी ही आपको संक्रिया करनी होती है। गुना भाग जोड़ घटाव जो कुछ करना है वो इकाई का अंक है उसमें ही करना है। जैसे मैं इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए प्रत्येक संख्या के इकाई का अंक को ही लेना है, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे बताया मैंने आपको 24 में लास्ट में इकाई का अंक 4 है, 254 में लास्ट में 4 होगा। इस प्रकार से कुछ संख्याएं होगी। यहाँ पे मैं कुछ अंक लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि वो जो अंक है उनका गुना करने पर कितनी बारी उनका गुना कर दो वही रहेगा। जैसे यहाँ एक सबसे पहले है, एक सबसे पहले आएगा 1, 0, 0 का कितनी बारी गुना कर दो? 0 ही रहने वाला है। 1 का कितनी बारी गुना कर दो? 1 ही रहने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे 5, 5 का कितनी बारी गुना कर दो? 5 ही रहेगा। 5 के बाद में बात करूं 6 की, 6 का कितनी बारी गुना कर दो? 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे ये 4 अंक है, आपको अच्छे से याद करना है कि ऐसे अगर लास्ट में अंक आ जाए तो यहाँ पे उनका वही रहेगा, कोई हाल चेंज नहीं होने वाला, वही का वही हाल रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, 210 की घात 3 है, तो क्या हम 210 का 3 बार गुना करेंगे इकाई का अंक निकालने के लिए? जी नहीं। यहाँ पे लास्ट का इकाई का अंक 0 है तो 0 का किसी भी संख्या से गुना करने पे या 0 का कितनी बारी गुना कर दो 0 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे मैं यहाँ पे 141 की घात लिखता हूं 1097, तो घात बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, हल करने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी आपकी। 141 के लास्ट में क्या है? 1 है। 141 के लास्ट में क्या है? 1 है। तो इस 1 का कितनी बारी आप गुना कर दो 1 ही रहेगा। तो इकाई का अंक क्या आने वाला है? 1 ही आएगा। इकाई का अंक क्या आने वाला है?
एक ही आने वाला है। चलिए दोस्तों, तो ये 4 अंक मैंने आपको बताए हैं अच्छे से, तो ये 4 अंक आपके अच्छे से याद होने चाहिए। तो अच्छे से इनको याद करना है। कौन कौन से अंक है? 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। इनको कितनी बारी गुना कर दो सेम ही रहेगा, और 0 का किसी भी संख्या से गुना कर दो 0 ही रहने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं 255, 255 की घात 155 प्लस 156 की घात 256। यहां पे देखिए दोस्तों, लास्ट वाला जो अंक है 5, इस 5 को कितनी बार ही गुना कर दो 5 ही रहने वाला है। इस 6 को कितनी बार ही गुना कर दो 6 ही रहने वाला है। तो आपको पता है यहां डेफिनेटली क्या आएगा, 5 आएगा, यहां 6 आएगा। तो 5 और 6 का जोड़ करेंगे, यहां जोड़ करेंगे तो 5 और 6 11 होगा, यानी लास्ट में इकाई का अंक क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं हम, 216 की घात 199 प्लस 110 की घात 110 और मल्टीप्लाई है 166 की पावर 1271। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो यहाँ 6 का कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 ही रहने वाला है। प्लस 0 का कितनी बारी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 ही रहेगा। और गुना में 6 का कितनी बारी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 ही रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड मास के रूल के हिसाब से यहाँ गुना होता है, तो 6 का 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, प्लस 6, तो इकाई का अंक यहाँ क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। इसको अगर हल करें, इसको अगर हल करें तो इकाई का अंक लास्ट में क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इकाई का अंक आपसे पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आगे और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इकाई का अंक है, ये हमने थोड़ा सा सीखा है कि 4 अंक जो ऐसे मिलेंगे आपको, जिनमें आपको क्या करना है, इनको ध्यान में रखना है कि इनका कितनी बारी गुना कर दीजिए, ये सेम ही रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इन 4 अंक के अलावा ऐसे 2 अंक है, जैसे 4 है और 9 है। इनकी कहानी समझ लेते हैं। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो यहाँ जो इकाई का अंक है वो बहुत आसान हो जाएगा। हर किसी को हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर किसी को हल करने की नौबत नहीं आने वाली। यहाँ देखिए, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 4 मिल जाए आपको, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 4 मिल जाए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर 4 का 2 बार गुना करेंगे तो लास्ट में इकाई का अंक क्या रहने वाला है, 6। अगर 4 का आप 3 बार गुना करेंगे, यहाँ 4 का अगर 3 बार गुना करते हैं तो लास्ट में क्या रहने वाला है, 4 रहने वाला है। 4 की क्यूब क्या होती है दोस्तों, 64 होती है। तो यहाँ लास्ट में 4 रहने वाला है। इसका मतलब यहाँ हमने क्या सीखा है, यहाँ हमने क्या सीखा है कि अगर 4 की पावर, अगर 4 की पावर 4 की पावर सम है, 2 मतलब सम हो गया, यहां लिखूं 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 6 रहेगा। अगर 4 की पावर विषम है, अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। तो ये आपको अच्छे से समझना है, इसकी कहानी समझनी है। अगर ये भूल जाते हो आप सम विषम वाली कहानी, तो आप 4 की पावर 2 करके देख लीजिए, सम क्या है, 2 ही है। 4 करके देख लीजिए, सम क्या आएगा, 6 ही आएगा। 4 का पावर सम अगर हो तो 6 ही आएगा। अगर 4 का पावर विषम हो तो क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 9 की, 9 की बात करें, 9 की पावर अगर मैं 2 करूं तो नीम नीम 81 होता है और लास्ट में क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर 9 की पावर 3 करूं तो क्या आएगा, 729 और लास्ट में क्या आएगा, 9 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि 4 वाली कहानी है वो सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अगर 9 की पावर सम है तो अंक 1 आएगा, 9 की पावर विषम है तो यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा। तो ये कहानी आपको समझनी है, 4 की कहानी और 9 की कहानी अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन और आसान बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे सामने आपके लिख रहा हूँ मैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 121 की पावर 220 प्लस 124 की घात 171 प्लस 126 की घात 414 और 129 की घात 91। इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले ये एक है, ये एक कौन सा अंक है, ऐसा अंक है उसका कितनी बारी गुना कर दो वही रहेगा। मैंने बताया अभी आपको कि एक तो 0 1 1 और एक
5 और 1 6, ये ऐसे अंक है जिनका इतनी बारी गुना कर दीजिए वही रहने वाला। और 4 और 9 की कहानी मैंने आपको समझा दी। 4 और 9 में क्या होगा, 4 वाले में एक तो 6 होगा और एक 4 होगा, 9 वाले में एक होगा और एक 9 होगा। सम और विषम की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक का एक ही रहेगा इकाई का अंक, यहाँ 4 है और घात देखिए सम है विषम है, यहाँ घात है विषम। तो 4 की घात अगर विषम है, भूल जाते हो, 4 की घात 3 करके देख लीजिए या 4 की घात 1 करके देख लीजिए। 4 की घात 3 करेंगे तो 4 ही रहेगा, 4 की घात 4 करेंगे 3 करेंगे तो एक 4 ही रहने वाला है, विषम है तो 4 ही रहेगा। यहाँ 6 है, 6 में सम और विषम का कोई मतलब नहीं है, 6 का 6 ही रहेगा। 9 है, 9 की घात अगर विषम है तो 9 का 9 ही रहने वाला है। अब जोड़ दीजिए इकाई का अंक क्या आने वाला है, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 9 20, लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, इकाई का अंक 0 आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल आपको समझ में आ रही है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये कंजूसी नहीं करनी है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो हमारा क्वेश्चन है इकाई का अंक है उसकी हम बात करें तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, 220 की घात 245 गुना 199 की घात 299 गुना 144 की घात 270 और 147 की घात 210। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके सामने, बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ देखना है क्या जीरो है, बिल्कुल सर जीरो है, और जीरो का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, क्या रहेगा, जीरो ही रहने वाला है। क्या रहेगा, जीरो ही रहने वाला है। देखिए दोस्तों ये इकाई का अंक हमारा चल रहा था, कुछ हमने इस वीडियो में बात की, काफ़ी नंबर सिस्टम की थ्योरी है वो हमने समझी है। क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये तरीका कैसा लगा, बाई फैस या ये जो तरीका है, दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लगेगा। आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। कुछ थ्योरी समझ में आ रही है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बात करेंगे अगली वीडियो में, कोशिश करेंगे पूरी की पूरी जो नंबर सिस्टम है उसकी थ्योरी की कंप्लीट करवाने की हम बात करेंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो नोट्स वगैरह है वो आपको वहीं पे मिल जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान की बड़ी भर्तियों की ताज़ा जानकारी के लिए, कट ऑफ वगैरह या कोई रिजल्ट है या किसी भी प्रकार की पोस्ट है, पद है, सिलेबस है, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।